तरफ नेट एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा बॉडी पर, वही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही प्रोवाइड करेगा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। ये बात कल हो चुकी थी सेंट्रीपिटल फोर्स में। अब एक और टर्म आता है जो क्वेश्चंस अच्छे करने के लिए मैं बोला था बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मैं बेसिक कवर कर रहा हूँ अभी, लेकिन बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड करूंगा ताकि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन किए जा सके। फिर जो 2-4 चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे तब अच्छे से और भी न्यूमेरिकल अच्छे IITJEE मेंस एडवांस ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ब्रेक किया करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे हम कराते हैं ये भी मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है या नीट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एफ एक्सटर्नल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ये हमें पता चल गया जो सेंटर की तरफ काम करता है, ठीक है जी। एक और टर्म आता है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को स्यूडो फोर्स के बारे में। और स्यूडो फोर्स यहाँ केवल रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में ही काम नहीं करता, ये ट्रांसलेशन मोशन में भी काम करता है। तो मैं पूरा डिटेल स्यूडो फोर्स का बताऊंगा और कब हम इसको अप्लाई करते हैं और कहां से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम इसको अज्यूम करेंगे, ये इसमें बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। इसलिए सॉरी फॉर दैट, स्यूडो फोर्स का हम डिटेल पढ़ेंगे। तो स्यूडो फोर्स है क्या, इसको बहुत लोग क्या सभी लोग और बुक्स में भी लिखा होता है और हम जानते हैं ये है एक इमेजिनरी फोर्स भी कहते हैं या फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। फिक्टिशियस फोर्स तो आप याद रखिए इमेजिनरी फोर्स है, ओनली इमेजिन किया गया है, कोई फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, कोई टाइप ऑफ फोर्स है ही नहीं है, रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बस सीधी सी बात है। इसीलिए इसको इमेजिनरी और फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। ये एक नकली फोर्स है जो हम अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं और बॉडी पे अप्लाई करते हैं। हम एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, छोटा करने के लिए, बड़े क्वेश्चंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए एज्यूम किया जाता है, इसलिए एज्यूम्ड फोर्स है या इमेजिनरी या फिक्टिशियस फोर्स है, कोई रियल फोर्स नहीं है। सबसे पहली चीज ये है स्यूडो फोर्स। अब ये इमेजिनरी फोर्स है, इसका मतलब कोई फोर्स है ही नहीं है। कभी भी आपको जानना हो कि फोर्स रियल है या इमेजिनरी, तो अपने आप से 2 क्वेश्चन करिए। क्या 2 क्वेश्चन? किस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है ये फोर्स और कौन अप्लाई कर रहा है। जितने भी आप फोर्स जानते हो उनमें से सोचो कौन सा फोर्स है और किस पे अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है और किस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है। ये 2 क्वेश्चंस का अगर आंसर आपको मिल गया दैट इज रियल फोर्स। और अगर इनका आंसर नहीं मिला, आप सोचते रहे, घुमाते रहे, इधर से उधर से इधर बात करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, तो फिर समझ जाइए, आपको भी ना समझ में आए कहां से हो रहा है, तो फिर समझ जाइए वो फिक्टिशियस या यही अपना स्यूडो फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। और दोनों ही मोशंस में काम करता है। ट्रांसलेशनल मोशन में हम केवल यही बोल देते हैं स्यूडो फोर्स। रोटेशनल मोशन में इसका एक नया नाम हो जाता है और उसको हम कहते हैं इन रोटेशनल मोशन। जब हम इसी फोर्स की बात करते हैं, वो स्यूडो फोर्स का ही टाइप है वो भी स्यूडो फोर्स ही, बट वहां पर नाम क्या दे देते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये कोई रियल फोर्स नहीं है। दिस इज एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर व्हिच इज एसोसिएटेड विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये बड़े बड़े नाम आगे देखो, क्या बड़े बड़े नाम। हमेशा कोई मोशन अगर ऑब्जर्व करता है तो कोई ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करता है, 2 ही बातें होती है मोशन में,
ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है और किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट किस फ्रेम में है और ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, इन बातों पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मोशन को एनालाइज करने में ये बातें ध्यान रखी जाती है कि हम किस फ्रेम में हैं और ऑब्जेक्ट किस फ्रेम में है। तो दो टाइप के फ्रेम आप पढ़ते हो, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, या ऐसा कोई फ्रेम व्हिच इज appear to be accelerated but it is not accelerated। कोई ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेशन में ना हो लेकिन हमें अपीयर हो वो एक्सीलरेट हो, या कोई ऐसा फ्रेम जो एक्सीलरेटेड हो और हमें अनएक्सीलरेटेड अपीयर हो। तो सीधी सी बात नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा लैंग्वेज पे या बहुत ज्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे। सिंपल सी चीज है, हमारे रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जिससे वो बॉडी एसोसिएटेड है, जिसका हम मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, जिस बॉडी के मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं वो किसी फ्रेम में है। फ्रेम मान लेते हैं कोई ट्रक है, ट्रक किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है और उस पर कोई बॉडी रखी हुई है, उसके मोशन को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ट्रक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, वो एक्सीलरेटेड है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ट्रक तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और आपने ट्रांसलेशनल मोशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बात पढ़ रखी है कि ऑल न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन्स लॉज जो है केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो एक सिंगल चीज हमें याद रखनी है, ऑल एक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड ऑल एक्सीलरेटेड आर ऑल frames which are going with constant velocity या at rest are known as inertial frame of reference with respect to observer। ठीक है, ऑब्जर्वर ये कह रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं बोल रहा हूं मेरे रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सीलरेटेड मोशन में है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे रिस्पेक्ट में कोई फ्रेम रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी है, उसको हम एनालाइज करते हैं तो न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी है तो फिर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते वहां पर। और वहां पर न्यूटन्स लॉज को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम एक फोर्स एज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा अलग से, दैट इज द स्यूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, ताकि हमारी एनालिसिस जो भी हम उसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो थोड़ी सिंपल हो जाए। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, विदाउट स्यूडो फोर्स भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसको कंसीडर करने से वेरी सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। बाकी सारे क्वेश्चन विदाउट यूजिंग स्यूडो फोर्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं, सारे के सारे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे एडवांस लेवल के या कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें इससे कुछ सहूलियत हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाता है, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज हम उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी विदाउट स्यूडो फोर्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्यूडो फोर्स की इंपॉर्टेंस। और ये हम एज्यूम करते हैं, ऑब्जर्वर एज्यूम करता है। और कौन सा ऑब्जर्वर एज्यूम करता है? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, स्यूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे हैं, और ट्रक किसी एक्सीलरेशन से जा रहा है, उसमें कोई बॉडी है, उसके मोशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हम उस फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। कौन अप्लाई कर सकता है? जो ट्रक में बैठा हुआ पर्सन है, दैट ऑब्जर्वर कैन एज्यूम दिस स्यूडो फोर्स। तो हमेशा स्यूडो फोर्स इज applicable with respect to non inertial frame of reference। तो ऑब्जर्वर को कहां अपने आप को रखना पड़ेगा? उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के सोचना पड़ेगा, और वहीं पर वो उस फोर्स को अप्लाई कर सकता है बॉडी पे, और वो फोर्स अज्यूम कर सकता है, ये स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो ये बात थी स्यूडो फोर्स की, क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे
और वैसे बिना स्यूडो फोर्स के भी हमारा काम चल जाया करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी स्यूडो फोर्स ही है, ये कोई फोर्स नहीं। बट चूंकि सारे आर रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रोटेट कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसमें एक्सीलरेशन होता ही होता है। ये मैंने पहले भी बताया जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। तो जितने भी रोटेटिंग फ्रेम्स हैं, कोई टेबल रोटेट कर रही है, अर्थ भी हमारी एक्चुअली में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट चूंकि इसकी अपनी एंगुलर वेलोसिटी जो भी है और जो सन के अराउंड इसका रिवोल्यूशन है, उसका बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है हमारी टेरेस्ट्रियल या लेबोरेटरी लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम अपने अर्थ पे चीजें मोशन देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उन पे उसका नेग्लेक्टेड इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। इसलिए हम अर्थ को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी टेरेस्ट्रियल प्रॉब्लम्स है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो भी अर्थ में हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मोशंस देख रहे हैं और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्रॉब्लम बोली जाती है, या लेबोरेटरी लेवल प्रॉब्लम जो हमारी अर्थ के ऊपर, सब अर्थ के ऊपर ही है। तो उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी अर्थ जो है अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसलिए ग्राउंड को हम क्या मानते हैं, अर्थ को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ग्लोबली एब्सोल्यूट लेवल पे देखेंगे तो है नहीं, ठीक है। जैसा कि मोशन में आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ये ऐसे कोई वर्ड्स होते ही नहीं। ऑल थिंग्स आर रिलेटिव, कोई किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, कोई किसी के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो ऑल थिंग्स आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव वर्ड्स, नॉट एब्सोल्यूट वर्ड्स। ओके, ये हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में करते हैं। तो स्यूडो फोर्स हम ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं, और सेंट्रीपिटल स्यूडो फोर्स हम रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में भी देखते हैं। यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है इसी का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यह एक फिक्टिशियस फोर्स है, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या हमने बोला कि जो है स्यूडो फोर्स की अगर डेफिनेशन हम दी जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इट इज द फोर्स, it is the imaginary force, assumed by an observer, acting on the body, which is associated with non-inertial frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ चुके हैं, उसमें ये बताया जा चुका है नॉन इनिशियल और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अभी मैंने बोला, तो इट इज द इमेजिनरी फोर्स assumed by an observer acting on the body which is associated with a non-inertial frame of reference with respect to non-inertial frame of reference to analyze the motion of the body। ठीक है, it is the imaginary force assumed by an observer acting on the body which is associated with the non-inertial frame of reference
विद रिस्पेक्ट टू नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये किसके लिए लिखा गया है? ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहां है? उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। ठीक, टू एनालाइज द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन को एनालिसिस करने के लिए ये फोर्स एज्यूम्ड बाय ऑब्जर्वर है, जो कि वो ऑब्जर्वर भी उसी नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और वो बॉडी भी उसी नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अब इसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन दें, इसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये मैग्नीट्यूड होगा बॉडी का मास इनटू नॉन नेचुरल फ्रेम, फ्रेम का जो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये इस पे स्यूडो फोर्स बॉडी में काम करता है और ये वाला फोर्स वो ऑब्जर्वर एज्यूम करता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ acceleration of non inertial फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम की का जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? बॉडी के मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर ली जाएगी? जिस तरफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो सारी कहानी समझ में आई। स्यूडो फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, ये हम अपने न्यूटन्स लॉज को एप्लीकेबल बनाने के लिए एज्यूम करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, वहां पर कई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और रिजल्ट्स हमारे गलत आते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट एनालिसिस को सिंपल करने के लिए और न्यूटन्स लॉज को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स एज्यूम करते हैं जो जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये होती है। ठीक है, और ये स्यूडो फोर्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही देखा जाएगा। ठीक है, ये मेन बातें हैं जो याद रखनी है। अच्छा, इसी प्रिंसिपल को हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसको हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है तो हम क्या करें? बॉडी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दें, जो कि ये होता है। वो स्यूडो फोर्स हमने बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे। उनको अप्लाई करके इक्वेशंस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है मैं लिख देता हूं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल।
डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference can be treated as an inertial frame of reference when a pseudo force is applied on the body associated with non-inertial frame। जो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एसोसिएटेड है उस पर अगर हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करें तो दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल है। इसी बात को ऐसे बोला गया जो हमने भी समझाया, ठीक है। तो ये स्यूडो फोर्स की इंपॉर्टेंस है जो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में दोनों में काम करता है। हमें छोटी सी बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है कि स्यूडो फोर्स कहां एप्लीकेबल होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जब भी हम बॉडी के मोशन को विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्व करेंगे तो फिर स्यूडो फोर्स अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये पहली चीज याद रखनी है, स्यूडो फोर्स कब अप्लाई होना है। अच्छा जी, और दूसरी चीज याद रखिए, ऑल एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल accelerating frames are non-inertial frames तो ऑल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होंगे वो रोटेटिंग फ्रेम्स जो होते हैं वो ऑल रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बातें हमें याद रखनी है। पहली चीज ऑल एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, और चूंकि रोटेटिंग फ्रेम्स एक्सीलरेटिंग फ्रेम्स होते हैं इसलिए वो सभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये स्यूडो फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, डीलेम्बर्ट प्रिंसिपल। अब थोड़ा थोड़ा और इनसाइट अंदर से समझते हैं, थोड़ी और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे होगा, क्या कैसे कब हम कहाँ क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो और भी थोड़ा फील लाने के लिए छोटा छोटा हम एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये ट्रक है और ये एक रोड पे हॉरिजॉन्टल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और इसका एक्सीलरेशन है ए, और इस पे ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जो इसके ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो दो बंदे हम ले रहे हैं, एक बंदा जो यहाँ ग्राउंड पे है खड़ा हुआ है स्टेशनरी, ठीक है ये, और एक बंदा यहाँ इस पे बैठ के, दो जगह से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व। अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन देखें इसका, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा। ये जो सरफेस है ट्रक की, ये इस पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन देगी, और इस बॉडी का अपना वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है F। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो ये ब्लॉक इस पे
स्टेशनरी रह ही नहीं पाता, इस पे नहीं रह सकता था। ट्रक आगे निकल जाता, ब्लॉक यहीं का यहीं रहता और नीचे गिर जाता स्लिप करके। तो ये अगर आगे चल रहा है ट्रक के साथ तो कौन फोर्स लग रहा है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ काम कर रहा है। तो एक फोर्स ये इसको दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, इसके अलावा कोई फोर्स इसको इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब इनके लिए हम न्यूटन्स लॉज सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। तो आर और एम जी क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, इसलिए आर और एम जी को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इस वाले बंदे को लग रहा है कि ये एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, क्योंकि ये इस पे स्टेशनरी रखा हुआ है। तो जितना एक्सीलरेशन ट्रक का उतना एक्सीलरेशन इसका, तो इसका एक्सीलरेशन है ए। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है एफ, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वेशंस लिखी गई। अब आते हैं इसके रिस्पेक्ट में क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में भी देख लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी है, ना कोई अपवर्ड मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आर और एम जी वही अपना काम करेगा और इधर की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा दो सरफेस के बीच में। तो ये तीनों तो इसको दिखेंगे, ये तीनों तो इसको लगेंगे कि इस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट। अब इसके अकॉर्डिंग ये स्टेशनरी है, अपनी जगह पे बना हुआ है। तो ये तो दोनों फोर्स ये अपनी जगह पे, इसका मतलब वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब आर इक्वल टू एम जी, ये तो हो ही गया। दूसरी चीज, इसको ये भी दिख रहा है कि इधर इधर भी मोशन नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में। और अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये फोर्स इस पे राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये तो इसको इसके पास ले जाता, बट इसको क्या दिख रहा है, स्टेशनरी दिख रहा है। तो ये फोर्स जो एफ लग रहा है और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ काम कर रहा है, तो बॉडी को तो मोशन करना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में, बट इसको स्टेशनरी दिख रहा है। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस है, उसमें हम न्यूटन लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो नेट फोर्स इधर काम कर रहा है, तो इस पे ये चलता हुआ नजर आता है इसको, बट ये यहीं पर है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये एक्सीलरेशन से साथ साथ रख के जा रहा है। ठीक है, तो ये कहानी इसके रिस्पेक्ट में जब हम बनाएंगे इस मास एम का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये दो फोर्स तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। ये तो अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, एक ये अप्लाई हो रहा है, मतलब ये तीनों लग ही रहे हैं। अब इसको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि अगर ये स्टेशनरी है तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट हो गया जीरो, आर माइनस एम जी क्या हो जाएगा, जीरो, आर इक्वल टू एम जी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि अपनी जगह पर दिख रहा है इसको लगातार। तो जब स्टेशनरी दिखेगा तो नेट फोर्स हर डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, चाहे वो वर्टिकल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो किसी और एंगल पे हो। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा, तभी ये इसको स्टेशनरी दिखे। और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब इसके अपोजिट में कोई फोर्स इधर काम कर रहा हो, और इसके अपोजिट में फोर्स कौन लगा रहा है, कोई लगाने वाला है, ये लगा रहा है, ट्रक नहीं, ट्रक तो उस पर ये बॉडी रखी हुई है, ये थोड़ी इस पे अप्लाई कर रहा है कोई फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक है, ये लगा रहा है बंदा नहीं, कोई भी ऐसी सराउंडिंग में कोई चीज दिख रही है जो लग रहा हो कि इस पे फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, इसलिए ये इसको स्टेशनरी दिख रहा है नहीं। तो जब भी हमें ये जवाब ना मिले कि बॉडी पे कहां से फोर्स, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, जितने भी फोर्सेस हम जानते हैं उसमें सोचिए कि कौन सा फोर्स उस पे काम कर रहा है, बॉडी पे कौन लगा रहा है, किस बॉडी पे काम कर रहा है, कौन लगा रहा है। ये दोनों आंसर मिल गए तो वो रियल फोर्स होगा, अदरवाइज और इमेजिनरी फोर्स ही होगा, स्यूडो फोर्स ही होगा। तो अब यहां पर हम करेंगे क्या, ये बंदे को लगेगा कि इस बॉडी पे एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होगा जो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, और वो फोर्स होगा यही जो हम लोग पढ़े हैं स्यूडो फोर्स डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल में, वो m इंटू ए।
मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्यूडो फोर्स। अब ये सारी चीजें बैलेंस हो गई। एफ किसके बराबर होना पड़ेगा, mg के बराबर। अगर इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी स्टेशनरी है तो एफ और mg बराबर हो जाएंगे, और एफ और ma बराबर हो जाएंगे और mg बराबर हो जाएंगे, और नेट फोर्स पे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहीं पर ये लगातार इसको देखिए। तो इसने ऑब्जर्व किया, इसने एज्यूम किया कि इस पे जो है एक पक्का है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर अपोजिट में इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा होगा, जो उसको नलीफाई या कैंसिल कर देगा और ये बॉडी यहीं स्टेशनरी रहेगी। और वो फोर्स है कितना, वो फोर्स होगा बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही बातें होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसके रिस्पेक्ट में ये फ्री बॉडी डायग्राम। इक्वेशन दोनों से वैसे ही आएंगे। तो इस पे कौन लगा रहा है ये एम, इसका हमारे पास आंसर नहीं है। क्यों लग रहा है ये हम बता सकते हैं। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, इसलिए इस पर ये फोर्स काम कर रहा है। एक्सपीरियंस हो रहा है, केवल आभास हो रहा है उसका, ये कोई बॉडी इस पे नहीं लगा है। हम बैठे हैं तो हम भी एक्सपीरियंस करेंगे कि हम पर इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है। तो ये केवल एक्सपीरियंस कर सकता है इंसान, लेकिन कोई एक्चुअल में फोर्स ये नहीं है, कोई रियल फोर्स, कोई बॉडी उस बॉडी पे या कोई पर्सन, कोई एजेंट उस बॉडी पे नहीं लगा है, इसलिए रियल फोर्स नहीं। तो केवल इसको ये लग रहा है, इसलिए इमेजिनरी स्यूडो फिक्टिशियस ये फोर्स है। ठीक है, ये केवल और केवल किसलिए लग रहा है, क्योंकि यहाँ न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम डेरमल प्रिंसिपल यूज करेंगे। दैट मींस एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसको कैंसिल करेगा। तो ये एज्यूम्ड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसलिए इक्वेशन सब वही आएंगी, बस इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा, इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम ये बनेगा। ऐसे हम सर्कुलर मोशन में देखें, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन ऐसे टेबल है, सर्कुलर टेबल मेरे ग्राउंड है, और ये ओमेगा स्पीड से इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, और इससे हमने सेंटर से एक एक्सिस से स्ट्रिंग से ब्लॉक बांध दिया है, दिस ब्लॉक, इसका मास m है, और टेबल का सरफेस इस पे एक रिएक्शन देगा r, और इस पर एक mg नीचे की तरफ काम करेगा, और टेबल रोटेट हो रही है ओमेगा स्पीड से, तो ये ब्लॉक भी ओमेगा स्पीड से साथ साथ एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। ये ठीक है। अब इस टेबल के ऊपर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक टेबल के बाहर ऑब्जर्वर है, इसके अकॉर्डिंग इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो ये स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ये आएगा, ये R हो गया, mg हो गया, और एक टेंशन स्ट्रिंग, इसके अलावा और कोई फोर्स को नहीं दिखेगा इसमें। और इसको, इस बॉडी का मोशन कैसा दिखेगा कि L लेंथ मान लेते हैं स्ट्रिंग की है, तो L रेडियस के पाथ में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा इसको दिखेगा। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। और इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी न किसी फोर्स से हमें मिलेगा। यहां किससे मिलेगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग सारा सिनेरियो हो गया, सर्कुलर पाथ पे चल रही है L रेडियस के, और टेंशन जो है वो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए, और नॉर्मल रिएक्शन टेबल का काम करेगा और mg काम करेगा, बस इतना सिनेरियो होगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस लिखें तो r इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mg, और T क्या प्रोवाइड करेगा, T प्रोवाइड करेगा mv² बाई L, L है रेडियस। ठीक है, तो टेंशन क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू L ओमेगा से। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब ये आप जरूर देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए, ये मास एम है हमारा, वही अपना आर रिएक्शन हो गई, एम जी नीचे हो गया, और टेंशन टी, ये तो इसको भी दिखेगा कि स्ट्रिंग में टेंशन है, एक टेबल का रिएक्शन काम करेगा और इसका वेट एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। लेकिन इसको ये एक सर्कल पाथ पे रोटेट करती हुई बॉडी दिख रही है, और इसको क्या दिख रहा है, इसको स्टेशनरी दिख रही है, जहां पर बॉडी है वहीं पर है। इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब है फिर से नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसके हर डायरेक्शन में, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। तो अब चूंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व है और इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस यहां ये न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकता। तब तक जब तक कि ये स्यूडो फोर्स अप्लाई ना करे, स्यूडो फोर्स एज्यूम ना करे, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। इसलिए ये क्या इसको लगेगा कि अगर इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो नेट फोर्स 0, अपवर्ड डायरेक्शन में तो 0 हो गया, r = mg, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरफेस ऑफ द टेबल की डायरेक्शन में क्या होगा, वो भी 0 होना चाहिए। लेकिन इसको दिख क्या है, t इधर काम कर रहा है, तो इसको ये लगेगा कि पक्का इस पे इधर की ओर एक और फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम स्यूडो फोर्स, और रोटेटिंग फ्रेम्स में सर्कुलर मोशन में उसको क्या कह देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसी स्यूडो फोर्स को नाम स्पेसिफिक नेम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में क्यों काम करेगा, क्योंकि हमने स्यूडो फोर्स की क्या डेफिनेशन लिखाई है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन की होगी उसके अपोजिट। तो अगर ये डिस्क नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका एक्सीलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो सेंटर की तरफ होगा, तो बॉडी पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो सेंटर से अवे लगेगा हमेशा। जैसे यहां पर देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका एक्सीलरेशन इधर है, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा इस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ। तो इस बॉडी पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो सेंटर से अवे, दैट मींस रेडियली आउटवर्ड। तो इस पर जो स्यूडो फोर्स काम करेगा वो इस तरफ काम करेगा। उसका स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसको हमने मान रखा है ए आर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को ए आर से डिनोट किया, तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। ए आर की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर लगा सकते हो, आर की वैल्यू यहाँ क्या है के बराबर, तो इसी को हम, और फिर उसको v को आर ओमेगा लगा सकते हो, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एम एल ओमेगा स्क्वायर। इसी की वैल्यू जब ए आर की वैल्यू जब डालेंगे, ए आर की वैल्यू ये, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सिनेरियो होगा। इसको क्या है, स्टेशनरी है, तो पक्की बात है इस टेंशन के अपोज में एक और फोर्स काम करेगा उस तरफ, जो कि स्यूडो फोर्स है, और रोटेशनल मोशन में उसी स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, कोई रियल फोर्स नहीं है, एज्यूम्ड वन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस पर हम पूछें कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन लगा रहा है, टेबल तो लगा नहीं रही, ये बंदा तो लगा नहीं रहा, स्ट्रिंग तो लगा नहीं रही, स्ट्रिंग तो टेंशन लगा रही है, तो लगा कौन रहा है, उसका हमारे पास आंसर नहीं है। तो दोनों में से कोई भी आंसर अगर ना मिले तो समझ लीजिए वो कैसा है, फिक्टिशियस फोर्स है, स्यूडो फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फिर वही बन जाएंगे, ये स्टेशनरी है इसलिए ये वाले फोर्सेस भी बराबर होने पड़ेंगे। T क्या हो जाएगा, ml ओमेगा स्क्वायर, वही यहां पर था। ठीक है, तो दोनों केसेस में इक्वेशंस वही आएंगे, बट फ्री बॉडी डायग्राम अलग होंगे, सोचने का तरीका अलग होगा। इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में, इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। बस ये है हमारा। तो थोड़ा सा इंसाइट और मिला। अब इसका कुछ छोटे से एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ, सभी के घर में कार होगी, वैसे सभी के घर में नहीं होती, जिसके घर में भी है, लेकिन कार तो सभी देखे हैं और बैठे भी हैं कार में। तो कार में ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल हम ये लेना चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा और इंसाइट मिलेगा कि कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो कार में आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करके एक स्ट्रिंग में कोई ना कोई देवी देवता ऐसे लटका दिए जाते हैं, हनुमान जी, दुर्गा जी, इस तरीके से, या कोई नींबू लटका देता है, कोई भी खिलौना, टॉय, कुछ भी, ये ऐसे है। और ये कार जो है एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ठीक है जी। तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे करके टिल्ट हो जाती है, दिस, और ये एम मास का कोई ब्लॉक है लटका हुआ, और ये थीटा एंगल से मान लेते हैं कुछ टिल्ट हो गई। अब मुझे पता करना है कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये ए हमें दिया, ए मान लेते हैं, हम आपको दे देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये कार जा रही है, और इसमें जो स्ट्रिंग से लटका हुआ बॉडी है वो टिल्ट कर जाता है, तो हमें थीटा बताना है। तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, सभी जानते हैं, टी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इसे ड्रॉ की, ये 90 डिग्री बन, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो टी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, टी cos 90 माइनस थीटा, मतलब टी साइन थीटा इधर आ जाएगा, टी साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टी का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में क्या जाता है, टी cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टी साइन थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए। अब फिर वही दो ऑब्जर्वर हैं, ये अपना यहाँ है और एक ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में बैठा हुआ है, और ये नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसे टिल्ट कर जाती है। आप कभी भी एक्सीलरेशन से, किसी भी एक्सीलरेशन से कार चलाओगे तो वो स्ट्रिंग जो लटका हुआ है खिलौना, वो टिल्ट कर जाता है, आप देखते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, इसके रिस्पेक्ट में भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, ऐसे ये है अपना स्ट्रिंग, इसमें टेंशन टी, और इस तरफ लग रहा है टी साइन थीटा, इस तरफ टी कॉस थीटा। इसको जो दिख रहा है ये टेंशन दिख रहा है, टेंशन के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, और इसका अपना मास है m, तो mg नीचे काम करेगा, वेट इसका काम करेगा। ठीक है, दिस इज द वेट mg। ये तीन इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और ये बॉडी कार के साथ साथ ये एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है टी साइन थीटा, वो F इज इक्वल टू ms है, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक इक्वेशन ये मिल गई, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा, जितने एंगल पे टिल्टेड है वैसे ही टिल्ट रहेगा जब तक एक्सीलरेशन चेंज ना किया जाए। चेंज करोगे तो कम ज्यादा हो सकता है थीटा, अदरवाइज कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो थीटा वही बना रहेगा। तो इसका मतलब है टी cos थीटा की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, mg की। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इस ये देख रहा है तो ये एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो ये इक्वेशन मोशन बन गई। अगर ये देख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी है, तो इसके रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा, टेंशन, ये टी साइन थीटा, दिस टी कॉस थीटा, mg। अब ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, कहीं नहीं जा रहा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये इक्वल टू ये हो गया, और ये जो इस तरफ लग रहा है इसके अपोज में भी कोई फोर्स होना चाहिए, तो कौन होगा, वही स्यूडो फोर्स। कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि बॉडी का फ्रेम का जो हमारा कार का एक्सीलरेशन इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर स्यूडो फोर्स, इसका मास इनटू इस कार का एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये चारों बैलेंस हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी वही लिखेंगे, टी साइन थीटा
इज इक्वल्स टू एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ये क्वेश्चन दोनों से क्वेश्चन वही हैं, बस फ्री बॉडी डायग्राम में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ऑब्जर्वेशन अलग अलग फ्रेम से है इसलिए। तो जैसे इसी को कोस आप लगा देते हो तो दिस फ्रेम इज ट्रीटेड एज ए इनर्शियल फ्रेम और फिर हम न्यूटन लॉ को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब दोनों से अगर हम देखें तो इसको इससे अगर डिवाइड करें तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा, और m m कैंसिल हो जाएगा a बाई जी। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी, और a आपको दिया हुआ है tan इनवर्स a की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 जो कि होता है 45 डिग्री। तो अगर ए एक्सीलरेशन से कार जा रही है तो ये स्ट्रिंग जो है 45 डिग्री से टिल्ट कर जाएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल था। ऐसे ही हम सर्कुलर मोशन में एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखिए मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर टेबल है और उसमें एक ग्रूव किया गया। ग्रूव मतलब एक नाली टाइप की कारपेंटर ने उसमें खोद दी है, जैसे टी थिकनेस की, कोई थिकनेस की एक मोटाई है उस टेबल की, और उस टेबल के ऊपर रेडियस की डायरेक्शन में नाली सी खोद दी गई, उसको ग्रूव कहते हैं, GROOV। तो एक ग्रूव बना दिया गया। देखिए ये एक टेबल है, सर्कुलर टेबल, और ओमेगा स्पीड से ये ऐसे रोटेट कर रही है, और रेडियस की डायरेक्शन में ऐसे हमने एक ग्रुप तैयार कर लिया। इसमें हम तो इसकी अपनी कुछ मोटाई है टेबल की, उसमें हमने ऐसे एक नाली सी छोटी सी खोद दी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा ऐसे एक नाली सी खुदी हुई है इसके अंदर, और इसके अंदर में क्वेश्चन बना रहा है कैसा कि मान लेते हैं, ऐसे ही समझिए इसको, ऐसे हटा देते हैं। ग्रुप समझ में आएगा, ये क्या है, ग्रुप है, GROOP। इस ग्रुप के अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक रखा है, और इस ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो यहां से R1 डिस्टेंस पे है, इसका अपना मास होगा कुछ m, R1 डिस्टेंस पे अभी है, और ये ओमेगा स्पीड से सर्कुलर टेबल रोटेट कर रही है। ठीक है, और हम इसमें मान के चल रहे हैं ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ब्लॉक की भी और टेबल की भी। स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, तो टेबल रोटेट करेगी, और इससे हमने कोई स्ट्रिंग भी नहीं बांध रखी है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इस तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, इस तरफ को चलेगा, और मान लेते हैं चलते 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 कहीं अगली पोजीशन में आ गया, ये पोजीशन इसकी यहां आ गई, और अब इसकी यहां से जो रेडियस है वो R2। देखिए अब हमें ये पता करना है, आज सरफेस है स्मूथ, कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, तो सेंटर की तरफ इसका कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ना फ्रिक्शनल ना टेंशन, और ये R1 से R2 तक स्लाइड कर लिया, ये लगातार रोटेट हो रही टेबल। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T1 पर ये यहाँ था, एंड अगले पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T2 पर ये यहाँ पहुंच गया R2 डिस्टेंस पे। तो पहले R1 रेडियस थी, फिर R2 रेडियस हो गई। ठीक है,
घूमते घूमते ये स्लाइड करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अब हमें पता करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस बॉडी पे कितना वर्क डन हुआ, वो अंदर फाइंड आउट करना है, ये पता करना है। तो कैसे सोचेंगे हम, किसी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचते हैं, क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। रोटेटिंग फ्रेम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होता है सेंटर की तरफ, तो इस पर स्यूडो फोर्स, और कोई तो फोर्स इस पर लगेगा, ना कोई स्ट्रिंग है ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसको यहां से यहां तक ले कौन जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, इस टेबल का अपना एक्सीलरेशन होगा, इस वजह से इसमें भी एक एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, टेबल के एक्सीलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, और इस पर जो स्यूडो फोर्स काम करेगा उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट, मतलब रेडियली आउटवर्ड। तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स काम कर रहा है F, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वही इसको यहां से यहां तक ले जाना है। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पे ये बीच में कहीं यहां पहुंच जाएगा, इस पोजीशन में आ गया। ठीक है, और जब इस पोजीशन में था तो इसकी यहां से जो रेडियस है वो मान लेते हैं r। ठीक है, अब रेडियस चूंकि बार बार बदल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। जब एट टाइम t पर इसकी रेडियस कितनी है r, तो इस समय इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स काम कर रहा है। अब एक वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमल छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम वर्क चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए एक और समझने का तरीका, ये रेडियस की लगातार चेंज हो रही है, तो ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स में वर्क का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, वो हम अप्लाई कर देंगे। वो अप्लाई कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और आगे चलेगी, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेसमेंट, और dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो छोटा सा वर्क डन होगा dw। ठीक है ना, तो dw छोटा सा वर्क डन कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू f डॉट dr, ऐसे लिखेंगे। ये हम जानते हैं फोर्स वर्क डन की डेफिनेशन से। फिर से समझिए, इस इंस्टेंट पे इसकी r डिस्टेंस है, इस पे फोर्स करने वाला कितना है, m r ओमेगा स्क्वायर, और ये वेरिएबल फोर्स है, m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बट रेडियस लगातार चेंज हो रही है। और वेरिएबल फोर्स के लिए हम इस तरीके से अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, वेरी वेरी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जिसमें f की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही, नेग्लिजिबल चेंज हो रही है, कोई चेंज नहीं है, नेगेटिव चेंज है। तो यहाँ से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए f कांस्टेंट बना हुआ है, ऐसा फंक्शन हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं। ठीक है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट वैसे ये बनाने वाली यार चीज नहीं है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर और एनर्जी में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक डीप नॉलेज हो जा रहा है। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr में छोटा सा वर्क डन dw क्या होगा, f डॉट dr, क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है वो वर्क डन का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, f भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब f dr cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया f dr, ये f dr हो गया। ये छोटे से वेरी 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 इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ये छोटा सा वर्क डन होगा, और हमें चाहिए कहां से, r1 से लेकर के r2 तक कितना वर्क डन हुआ। तो बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ठीक, और लिमिट क्या रहेगी, r1 से r2, यहाँ dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dr। f की वैल्यू कितनी है, m r ओमेगा स्क्वायर, और dr यहाँ r1 से r2 तक, m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर r dr इसका हो जाएगा r स्क्वायर इंटीग्रेशन, और r1 से r2 r स्क्वायर बाय 2 होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आ गया m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में r2 स्क्वायर माइनस r। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। तो नेट फोर्स, नेट वर्क डन फ्रॉम r1 टू r2
जब r1 डिस्टेंस पे था और फिर r2 डिस्टेंस पे पहुंच गया, तो इस ड्यूरेशन में, इस डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन आएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन में हमने पूछा था। तो ये भी क्या है, एक सिंपल स्यूडो फोर्स का वेरी वेरी गुड एग्जांपल। यहाँ पर कोई फोर्स इस पे नहीं था, कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स, और वो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। और उसके लिए हमने वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है, ये फार्मूला होता है। और इसको मैंने डिटेल में थोड़ा बता दिया, हालांकि हम यहीं से स्टार्ट कर सकते थे, और सिंपल ये कैलकुलेशन है। तो थोड़ा सा इनसाइट, थोड़ा सा और अंदर की चीजें और थोड़ी फील लाने के लिए कि स्यूडो फोर्स है क्या और कब अप्लाई करेंगे, कब नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्चुअली कैसे हम डील करेंगे उसके साथ, उसको हमने समझाया कुछ एग्जांपल के थ्रू और कुछ थ्योरी के थ्रू। इसी तरीके से हमने स्यूडो फोर्स आगे यूज किया करेंगे, जहां पर यूज होने वाला होगा, जहां नहीं ज्यादा हमें जरूरत है तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा उसके बिना थोड़ा क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसलिए इसकी जरूरत वहां पर पड़ेगी ताकि सिंपली हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा ऑब्जर्वर बाहर है नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये तो नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टेबल पर ही था, बाहर ग्राउंड पे है, उसके रिस्पेक्ट ये इसको ऑब्जर्व करके उसको कैलकुलेशन करें तो फिर थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, ठीक है ना, हो जाएगा वो भी, आंसर भी यही आएगा, सारा कुछ वही। ये नेचुरल फ्रेम से देख रहा है, ये नॉन नेचुरल फ्रेम से देख रहा है, तो इसमें हमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, सिंपली हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी यही तक रखते हैं, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू।